Hello friends, welcome in today's class of income under the head capital gains। आज हम अपने पास कैपिटल गेन में टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने पास पढ़ा था सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 बेसिस ऑफ चार्ज, जिसमें हमने कहा था कि कैपिटल गेन में कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। जब आप कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो उससे होने वाली इनकम कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल की जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट और एक्सेप्शंस ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने पास अपना अगला कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट कितनी तरह के होते हैं दोस्तों? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैपिटल एसेट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। दोस्तों, जैसा नाम से ही लग रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट्स होते हैं जो हमारे पास बहुत लंबे टाइम से तक रहे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट्स होते हैं जो हमने अभी कुछ ही टाइम पहले खरीदे और फिर हमने उनको बेच दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लंबे टाइम तक हमारे पास रहे, कम टाइम तक हमारे पास रहे, इसका मतलब क्या हुआ? तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 कैपिटल ए में डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और बड़ा सिंपल मीनिंग ये बताता है। ये कहता है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं होते। जो एसेट भी शॉर्ट टर्म नहीं होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो अब ये शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं? आप कहेंगे जी ऐसे तो जो लॉन्ग टर्म नहीं होता वो शॉर्ट टर्म होता है। नहीं दोस्तों, देखिए, लॉ मेकर्स बड़े समझदार लोग होते हैं। एक ही बात को बार बार कहना उन्हें पसंद नहीं। उन्होंने इनकम टैक्स में एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 कैपिटल ए, और इस सेक्शन में उन्होंने बड़ा डिटेल में डिफाइन किया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और बस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बताने के बाद उन्होंने कहा कि सर, अब हमने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बता दिया है, अब जो एसेट शॉर्ट टर्म नहीं होगा, याद रखिएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो जो एसेट भी शॉर्ट टर्म नहीं है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। तो हमें अब अपने पास पढ़ना यह है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। बस जो एसेट शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा हम उसे लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, ये वो एसेट्स होते हैं जो हेल्ड फॉर अप टू 36 मंथ्स हो, वो एसेट्स जो आपके पास 36 महीने तक रहें, अप टू 36 मंथ्स, वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे। और जो एसेट भी 36 महीने से ज्यादा रहेगा, मोर देन 36 मंथ्स रहेगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के मीनिंग में कवर हो जाएगा। तो जो एसेट 36 महीने तक रहेगा वो शॉर्ट टर्म, और जो एसेट 36 महीने से ज्यादा रहेगा वो लॉन्ग टर्म।
अब ये 36 महीने तक हमारे पास रहेगा, इसके लिए हमें उसका पीरियड देखना होगा। पीरियड दोस्तों, पीरियड देखना होगा कि ये एसेट हमारे पास कितने टाइम तक रहा। इस पीरियड को हम अपने पास पीरियड ऑफ होल्डिंग कहते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब आप कहेंगे सर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे देखा जाएगा? तो सुनिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। जिस दिन आपने एसेट खरीदा उस दिन से हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू हो जाएगा। एंड एंड्स ऑन, और खत्म कब होगा? 1 डे बिफोर द डेट ऑफ सेल। जिस दिन आपने इस एसेट को बेचा उसके एक दिन पहले हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सेल के लिए इनकम टैक्स ने जो दूसरा वर्ड यूज किया है, जो हम बार बार यूज करेंगे, इनकम टैक्स सेल को ट्रांसफर बुलाता है। और याद कीजिए, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में भी हमने कहा था ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। तो जिस दिन आपने एसेट को खरीदा उस दिन से शुरू करते हुए ठीक एक दिन पहले तक उसके ट्रांसफर के हमारे पास एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाला जाएगा। तो ध्यान से समझिए इस बात को, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एसेट परचेज किया, फर्स्ट जनवरी 2017 को हमने इस एसेट को बेच दिया। एक मिनट के लिए मान लेते हैं 1 जनवरी 2019 को, या मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को, या मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को। ध्यान से देखिए, 1 जनवरी 2017 को हमने एसेट खरीदा, 1 जनवरी 2019 को बेच दिया। इसका मतलब यह एसेट हमारे पास रहा 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018। दोस्तों, पूरा 2017 और पूरा 2018 आपके पास ये एसेट 2 साल तक रहा, 24 मंथ्स, दैट इज लेस देन 36 मंथ्स। ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। लेकिन अगर ये एसेट 1 जनवरी 2021 को बेचा जा रहा है तो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2020, 17, 18, 19, 20, 4 साल 48 महीने, यह हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा। लेकिन दोस्तों, अगर यह एसेट हमने 1 जनवरी 2020 को बेचा है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019, दैट इज एग्जैक्टली 36 महीने। इसका मतलब होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए यह एसेट हमने 1 जनवरी के बजाय 2 जनवरी 2020 को बेचा होता तो हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2020 तक होता, 36 मंथ्स एंड 1 डे। इसका मतलब
ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। अब दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि भाई शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, क्या फर्क पड़ता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो तो भी हम प्रॉफिट पे टैक्स लेंगे, लॉन्ग टर्म हो तो भी हम प्रॉफिट पे टैक्स लेंगे। तो दोस्तों इससे हमारे कैलकुलेशन के ऊपर बड़ा मेजर डिफरेंस आएगा। ध्यान से सुनिए, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो इसकी सेल पर होने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और दोस्तों ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20% फ्लैट। लेकिन यही अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा तो इसकी सेल पर होने वाले प्रॉफिट को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसके ऊपर टैक्स लगता है स्लैब रेट्स से। तो दोस्तों इस तरह से यह जानना हमारे लिए जरूरी होगा कि हमारे पास जो प्रॉफिट हमें हो रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी अलग होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी अलग होगी। इसके अलावा अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन का मेथड अलग होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन का मेथड अलग होता है। क्योंकि हमारे पास हमारा कैलकुलेशन का मेथड भी अलग है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की टैक्सेबिलिटी का रेट भी अलग है, इसलिए यह जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि वेदर दिस कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जिसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा ये कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो आइए सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 कैपिटल ए के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। दोस्तों जैसा भी हमने बात की कि अगर हमने अपने पास जिस एसेट को बेचा है वो एसेट हमारे पास अप टू 36 मंथ्स रहता है, तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। लेकिन एक इशू है दोस्तों, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, कुछ स्पेशल एसेट्स, जिनके लिए यह कहना कि आप इनको 36 महीने तक अपने पास रखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे एसेट जिनको कोई भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अपने पास नहीं रखता जनरली, जिनको बहुत जल्दी जल्दी बेचा जाता है, जैसे जैसे सोचिए शेयर्स। दोस्तों आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर आप सुबह में खरीदिए, दोपहर में बेच दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से खरीदिए और शाम तक फिर बेच दीजिए। इस तरह से बार बार एसेट्स की सेल परचेज होती है, शेयर्स की सेल परचेज होती है। ऐसे में यह कहना कि जी 36 महीने के बाद हम इन शेयर्स को आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, ऐसे में यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन एसेट शेयर्स को अपने पास 36 महीने तक ना रखना चाहे। ऐसे में इनकम टैक्स ने इन एसेट्स के लिए, शेयर्स के लिए और दूसरी सिक्योरिटीज के लिए लाइक डिवेंचर्स एक स्पेशल प्रोविजन बनाया। हमने कहा सर ये एसेट जरूरी नहीं है कि आप अपने पास 36 महीने तक रखें। इन एसेट्स को अगर आपने 12 महीने तक भी रख लिया ना तो हम इसको आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानने को तैयार हैं। और दोस्तों ऐसे एसेट्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, ऐसे एसेट्स को हम फाइनेंशियल एसेट्स बुलाते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स, और ये फाइनेंशियल एसेट्स अप टू 12 मंथ्स अगर आपने होल्ड किए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होंगे, और अगर आपने इसको मोर देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया है तो ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लिए जाएंगे। 12 महीने तक शॉर्ट टर्म और 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। तो अब आप कहेंगे सर ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या होते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में।
दोस्तों ये सारी बातें जो हम अपने पास डिस्कस कर रहे हैं ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कैपिटल ए में ही कवर्ड है। यहीं पे डिफाइन किया गया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में सारी बातों को। तो फॉलोइंग एसेट्स shall be treated as short term capital assets if held for up to 12 months। तो अगर 12 महीने तक आपके पास ये एसेट रहेंगे तो ये शॉर्ट टर्म माने जाएंगे और 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। ये एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं तो सुनिए। सिक्योरिटीज लिस्टेड in a recognized stock exchange in India। दोस्तों अगर आपके पास सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज ध्यान से देखिए, सिक्योरिटीज। अब आप कहेंगे सर ये सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? तो भाई आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर ये नाम सुना होगा, अकाउंट्स में, बिजनेस में, लॉ में। सिक्योरिटीज हो सकती हैं आपके पास शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। अगर आपके पास सिक्योरिटीज हैं, आपके पास शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो ये हमारे पास हमारे फाइनेंशियल एसेट माने जाएंगे। तो दोस्तों सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। दूसरा सवाल है लिस्टेड का। लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर हम शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम अपने पास शेयर्स और डिवेंचर्स की सेल परचेज करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सारे सिक्योरिटीज नहीं बेचे जा सकते। वहां पर कुछ लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स, डिवेंचर्स ही बेचे जाते हैं और वो शेयर्स और डिवेंचर्स की उनके पास एक लिस्ट होती है। उनके पास उनका नाम लिखा होता है कि कौन सी कंपनीज के शेयर और डिवेंचर बेचे जाएंगे। ऐसे शेयर्स और डिवेंचर्स को हम लिस्टेड शेयर्स या लिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल एसेट के लिए हम ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं जो इंडिया में किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका नाम लिखा है, ये हमारे पास फाइनेंशियल एसेट माने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स हैं जो लिस्टेड नहीं है, वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट नहीं माने जाएंगे। तो फाइनेंशियल एसेट में सबसे पहली एक्सेप्शन हमारे पास आ गई, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दूसरा हमारे पास है a unit of equity oriented म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों अब ये म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं? तो सोचिए मैं मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन सपोज मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो अब मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदूं, कौन सी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदूं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे में अगर मैं किसी भी XYZ कंपनी के शेयर, डिवेंचर खरीद लेता हूं तो हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए।
ऐसे लोगों की मदद के लिए बनाए गए म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को वो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में मान लीजिए मैं 10,000 रुपीज के शेयर्स खरीदना चाहता हूं। अब क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो सरकार ने कहा सर आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय एक म्यूचुअल फंड में यह पैसा लगा दीजिए। यहां पर जो प्रोफेशनल्स हैं ये आपके बिहाफ पर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उनको पता है कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने हैं, किसके डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड, जैसा कि देखिए नाम से ही लग रहा है, यहां ढेर सारे लोग म्यूचुअली पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन पैसों से फिर मार्केट में सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं। अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड हैं दोस्तों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना कम से कम 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाएंगे तो इसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। अगर आप किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में यूनिट खरीदते हैं दोस्तों, जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमें बदले में शेयर्स मिलते हैं, डिवेंचर्स मिलते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें बदले में यूनिट मिलती है, यूनिट। अगर आप किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं तो यह यूनिट इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपके लिए फाइनेंशियल एसेट मानी जाएंगी। इसी तरह से मान लीजिए आप यूनिट खरीद लेते हैं, यूटीआई की। दोस्तों यूटीआई का मतलब है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स खरीदते हैं ये भी हमारे पास फाइनेंशियल एसेट मानी जाएंगी। और चौथा और आखिरी, अगर आप खरीदते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो दोस्तों ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होंगे ये भी हमारे पास हमारा फाइनेंशियल एसेट होंगे। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना होगा कि एक कंपनी ने मार्केट में 10% डिवेंचर इशू किया, 100 रुपए वाला। और मैं उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे इस बात को कि 10% डिवेंचर्स में 10% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10% डिवेंचर खरीदेंगे 100 रुपए का एक, तो आपको हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को पैसों की जरूरत है 10,000 करोड़ रुपए की। वो इससे एक सड़क बनाएंगे, डैम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, लेकिन इससे कमाई एकदम से नहीं हो पाएगी। वो सड़क के, ब्रिज के, डैम के बनने में ही मान लीजिए 8 साल लगेंगे, फिर वो यूज किया जाएगा और कमाई होते होते 10-12 साल लग जाएंगे। ऐसे में अगर ये मार्केट में नॉर्मल डिवेंचर इशू कर दें जिसके ऊपर इनको 10% इंटरेस्ट मिलना है, तो अगले साल 10,000 करोड़ पर 10% के हिसाब से 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट देना होगा। दोस्तों ये पैसा कहां से आएगा? ऐसे में ये कंपनीज थोड़ा समझदारी से काम लेती हैं और पब्लिक से कहती हैं सर आप हमारा 100 रुपए वाला डिवेंचर खरीद लीजिए। पब्लिक कहती है अच्छा 100 रुपए के डिवेंचर पर कितने का इंटरेस्ट दोगे? इन्होंने कहा सर कुछ भी नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट। अब सवाल ये उठता है जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो मैं पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं? कंपनी ने कहा सर हमारा डिवेंचर 100 रुपए वाला है लेकिन हम आपको ये 40 रुपए में दे देंगे। आप आज से 15 साल बाद आइए और हमसे 40 रुपए के बदले 100 रुपए ले जाइए। इस तरह से आप 60 रुपए कमाएंगे, लेकिन एनुअल बेसिस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा।
आपकी जो भी कमाई होगी वो 40 रुपए वाले डिवेंचर पर तब होगी जब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको 100 रुपए मिलेंगे। आप 60 रुपए कमाएंगे लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पर। ऐसे डिवेंचर्स को, ऐसे बॉन्ड्स को दोस्तों जीरो कूपन बॉन्ड्स कहा जाता है। तो अगर आप अपने पास जीरो कूपन बॉन्ड्स खरीदते हैं, ये जीरो कूपन बॉन्ड्स जिन पर जीरो इंटरेस्ट मिलता है, ये भी फाइनेंशियल एसेट माने जाएंगे। और अगर आपके पास ये बॉन्ड्स 12 महीने से ज्यादा रहे तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएंगे। दोस्तों ये हमारे पास बात हो गई फाइनेंशियल एसेट्स की। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है। अभी हमने कहा कि कोई भी एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तब बनता है जब वो हेल्ड फॉर अप टू 36 मंथ्स हो। लेकिन फिर हमने कहा कि अगर ये फाइनेंशियल एसेट है तो 12 महीने तक शॉर्ट टर्म माना जाएगा और 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। दोस्तों यहीं पर एक और कैटेगरी है। अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल, और अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स, तो इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा इफ हेल्ड फॉर अप टू 24 मंथ्स। अगर ये हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स हैं तो हम इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास एसेट्स की 3 कैटेगरीज हमने बनाई। पहली कैटेगरी फाइनेंशियल एसेट, 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। दूसरी कैटेगरी इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर, 24 महीने तक शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। और दोस्तों तीसरी कैटेगरी बाकी बचे हुए सारे के सारे एसेट्स, 36 महीने तक शॉर्ट टर्म और 36 महीने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया, देखिए ये बात जानना बड़ा अहम है कि एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की सेल पर आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% के रेट से टैक्सेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की सेल पर होगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ स्लैब रेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 कैटेगरीज बनाई हमारे एसेट्स की। तो दोस्तों ये हमने बात की अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की। यहां पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप हमेशा याद रखिएगा, और वो ये कि अगर आपके पास डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं, डेप्रिसिएबल, दोस्तों डेप्रिसिएबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिनके ऊपर हम अपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ये हमारे लिए हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये एसेट आपके पास कितने ही साल रहे, 10 साल रहे, 100 साल रहे, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए इन प्रोविजंस को हम एक बार नोट्स में से भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले बात की टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की, जिसमें हमने कहा 2 तरह के कैपिटल एसेट होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फिर हमने कहा मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कैपिटल ए, जिसमें हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एसेट
36 महीने तक रहेगा। नॉट मोर देन 36 मंथ्स, दैट इज अप टू 36 मंथ्स। तो ये हमारे पास हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। फिर हमने कहा अगर आपने फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर किए तो फाइनेंशियल एसेट में 36 महीने की जगह हम अपने पास लेकर चलते हैं 12 महीने। अब ये फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, उसके लिए हमने कहा सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, फिर हमने कहा यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, फिर हमने कहा यूनिट्स ऑफ यूटीआई, और फिर हमने कहा जीरो कूपन बॉन्ड। Note number 2, the following assets would be treated as short-term capital asset if held by the assessee for not more than 24 months. 24 महीने तक, 24 महीने तक ये हमारे पास हमारे लिए शॉर्ट टर्म एसेट रहेगा, और 24 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। क्या चीज? शेयर्स ऑफ अ कंपनी जो लिस्टेड ना हो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। Thus, the period of holding of an unlisted share and immovable property, being land or building or both, for being treated as long-term capital asset, has been reduced from more than 36 months to more than 24 months. तो ये चीजें अगर आपके पास 24 महीने से ज्यादा रहेंगी तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें जिसमें हमारे पास सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आती है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड आती है, यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड आता है, तो ये 12 महीने तक शॉर्ट टर्म होंगे, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। इसी तरह से अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये हमारे पास 24 महीने तक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे। और लास्ट, अगर आपके पास डेट ओरिएंटेड फंड है, दोस्तों इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब होता है जिसमें पैसा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट हो, डेट ओरिएंटेड फंड का मतलब होता है जिसमें पैसा डिवेंचर्स में लगे। यह हमारे पास 24 महीने 12 महीने की कैटेगरी में कवर नहीं होगा। 36 महीने के बाद इसको हम अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। और जैसा भी हमने बात की, डेप्रिसिएबल एसेट्स आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर आते हैं, तो जैसा भी मैंने आपको बताया, जो शॉर्ट टर्म नहीं होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। Therefore, if the assessee hold any capital asset for a period of more than 36 months, then such capital asset shall be treated as long-term capital asset. And where hold 36 months or less, then such capital asset shall be treated as short-term capital asset, except in case of फाइनेंशियल एसेट 12 महीने से ज्यादा होंगे तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने तक शॉर्ट टर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीने तक शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। और दोस्तों, डेप्रिसिएबल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करते हुए अभी हमने डिस्कस किया था, जिस दिन आपने एसेट परचेज किया वहां से शुरू करेंगे और जिस दिन बेचा उसके एक दिन पहले हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म कर दिया जाएगा। जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की सेल से हमारे पास हमें जो इन प्रॉफिट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की सेल से आपको जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हमने 3 कैटेगरीज में एसेट्स को बांटा। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल एसेट्स की बात की,
दूसरे नंबर पर हमने अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की, और तीसरे नंबर पर हमने अपने पास एनी अदर एसेट की बात की। दोस्तों ये हमारे पास बात थी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की। अब हम अपने पास बात करने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की। ध्यान से समझिए, सोचिए, मैंने एक एसेट बेचा, अब मैं इसकी सेल पर होने वाला प्रॉफिट निकालना चाहता हूं। सोचिए, हमने अपने पास एक बिल्डिंग परचेस की, फॉर ₹10 lakhs, और आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद हमने इस बिल्डिंग को बेच दिया। सोचिए, 28 lakhs में। अब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। दोस्तों, हमने बिल्डिंग को 28 लाख रुपए में बेचा है। जितने में भी हमने एसेट को बेचा, इसे हम कहते हैं अपनी सेल प्रोसीड्स, या इसको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन भी कहा जाता है, या फिर हम इसको ग्रॉस सेल प्रोसीड्स भी कह सकते हैं। फिर सोचिए, हमने अपने पास इस पर्टिकुलर एसेट को बेचने में कुछ कॉस्ट भी तो इनकर की। जैसे हमने अभी बात की कि हमने इसे 10 लाख का खरीदा, तो यहां से हम लेस करेंगे अपने पास जितने का हमने बिल्डिंग को खरीदा है, उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोस्तों 10 लाख रुपए, तो ध्यान से देखिए, हमारा प्रॉफिट आएगा 18 लाख रुपए का। यह हमारे पास हमारा कैपिटल गेन हो गया। ₹18 लाख। अब ध्यान से सुनिए, हमने अपने पास एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, लेकिन बेचने से पहले हमने इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ रिपेयर्स का, कुछ और दूसरे काम करवाए। हमने इसे तोड़कर नए सिरे से दोबारा से बनवा दिया, इसे रीस्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्ट करा दिया, और उसके ऊपर हमारा खर्चा हुआ कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 15 लाख रुपए का। दोस्तों, अगर 15 लाख रुपए हमने खर्चा कर दिया, तो अब बताइए हमारा फायदा बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो आप कहेंगे सर खर्चा किया है, प्रॉफिट घटेगा, तो मैं भी इसको लेस ही करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो हमारा खर्चा हुआ है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हमने अपने एसेट के अंदर इंप्रूवमेंट कराया, और इंप्रूवमेंट पर हमारा खर्चा हुआ। इस खर्चे को हम अपने पास यहां से माइनस कर देंगे, 15 लाख रुपए। और जब हम अपने पास इस इंप्रूवमेंट को माइनस कर जब हम इस इंप्रूवमेंट को माइनस करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट जो पहले 18 लाख रुपए का आ रहा था, अब वो प्रॉफिट घटकर दोस्तों 3 लाख रुपए का रह जाएगा। लेकिन एक इशू है, सोचिए, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मैं इस बिल्डिंग को बेचना चाहता हूं। कई बार ऐसा भी तो होता है कि एसेट को बेचने के लिए हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। मैं एक बिल्डिंग बेचना चाहता हूं, मुझे किसी प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प लेनी पड़ी। हमने कहा सर हमारी बिल्डिंग बिकवा दीजिए 28 लाख रुपए की। उसने कहा सर बिकवा तो दूंगा, लेकिन मैं आपसे 1 लाख रुपए की ब्रोकरेज लूंगा, 1 लाख का कमीशन लूंगा। ये जो पैसे हमने अपने पास ब्रोकर को दिए, प्रॉपर्टी डीलर को दिए, इसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1 लाख रुपए करने के बाद हमारे पास ये जो 27 लाख रुपए आए हैं, इसे हम कहते हैं नेट सेल प्रोसीड्स। और 1 लाख रुपए ब्रोकर को देने के बाद अब हमारा प्रॉफिट 3 लाख के बजाय दोस्तों 2 लाख रुपए का रह जाएगा। और ध्यान से देखिए, हमने ये बिल्डिंग 6 महीने के बाद बेची है।
और क्योंकि 6 महीने के बाद बेची है इसलिए ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की सेल पर हमें जो फायदा होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और इसे प्यार से आगे से हम बुलाएंगे STCG। ये हमारे लिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में हमने सबसे पहले क्या करा, हमने ली ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, जिसे हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी नाम दिया। फिर हमने इसमें से लेस किया एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को, तो हमारे पास निकल कर आई नेट सेल प्रोसीड। फिर हमने इसमें से लेस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने के बाद हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया। दोस्तों, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये हमारे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स में बताया गया है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 में हमें बताया गया है कि हमारे पास कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए हमने अपने पास ग्रॉस सेल प्रोसीड में से 3 चीजें माइनस की हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, दूसरे नंबर पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और तीसरे नंबर पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यह हमारे पास हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा। आइए एक बार इसको ध्यान से देखिए। जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो उसका हमारे पास मेथड क्या होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हमने अपने पास सबसे पहले लिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या ग्रॉस सेल प्रोसीड, या सेल्स कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूड ऑन ट्रांसफर को। इसमें से लेस किया एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, जिसको अभी हमने नाम दिया था एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। आ गई नेट सेल प्रोसीड, लेस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, लेस किया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को। बस ये जो कुछ भी आया ये हमारे पास हमारा कैपिटल गेन होगा। दोस्तों याद कीजिए, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने कैपिटल गेन का बेसिस ऑफ चार्ज डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हमें कैपिटल गेन में से एग्जम्पशंस भी मिलती हैं, लेकिन इन एग्जम्पशंस के बारे में हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ये एग्जम्पशन यहां से माइनस करने के बाद जो कुछ भी बचेगा ये आपके लिए आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। अभी हमें एग्जम्पशन के बारे में बात नहीं करनी। एग्जम्पशन जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। टू बी डिस्कस्ड लेटर। तो इस तरह से ये हमारे लिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा। दोस्तों, ये बिल्डिंग जिसकी सेल के बारे में हम एग्जाम्पल के जरिए बात कर रहे थे, सोचिए इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा बदलता हूं और 1 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूं कि हमने एक बिल्डिंग परचेज की, सपोज 2001-2 में फॉर ₹10 लाख, और इस बिल्डिंग को हमने बेचा 2019-20 में फॉर ₹80 लाख। दोस्तों, अभी जो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हम ये कह रहे थे कि हमने बिल्डिंग 6 महीने के बाद बेची। अब सोचिए, तकरीबन 20 साल बाद बिल्डिंग को बेचा जा रहा है, और क्योंकि 20 साल बाद बेचा जा रहा है इसलिए मोर देन 24 मंथ्स हो गए। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का रेट अलग होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का रेट अलग होता है। ये एक छोटा डिफरेंस है दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मेजर डिफरेंस ये होता है कि दोनों की कैलकुलेशन का मेथड अलग अलग होता है।
जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम लेकर चलेंगे ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। या इस ग्रॉस सेल प्रोसीड्स को आप कह सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जो हमारे एग्जाम्पल में निकल कर आई 80 लाख रुपीस। अब हम यहां से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को। तो हमारे पास निकल कर आएगी नेट सेल प्रोसीड्स। और फिर हम यहां से लेस करेंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से देखिए, हमने इस बिल्डिंग को परचेस किया है 10 लाख रुपए में। तो मेरा आपसे सवाल यह है, क्या मैं यहां से 10 लाख रुपए माइनस कर दूं? तो दोस्तों सोचिए, हमने ये बिल्डिंग 10 लाख रुपए की खरीदी थी, लेकिन ये 10 लाख रुपए हमने आज की डेट में नहीं, आज से 20 साल पहले दिए थे। सोचिए, 20 लॉन्ग ईयर्स। क्या 20 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी होगी? क्या 20 साल पहले के 10 लाख और आज के 10 लाख बराबर हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, 20 सालों में तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो इनकम टैक्स एक्ट हमसे यह कहता है कि सर ये 10 लाख रुपए 2001-2 के हैं। आप इन 10 लाख रुपए की आज की वैल्यू निकालिए। आज की वैल्यू निकालिए। अब मैं 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेता हूं कि इनकी आज की वैल्यू 10 लाख नहीं बल्कि 28,90,000 रुपए है। दोस्तों, ये 10 लाख रुपए जो हमने 2001-2 में खर्च किए थे, आज की डेट में हम 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं 28,90,000 के बराबर है। जो चीज 2001-2 में 100 रुपए की आती थी, वो आज 289 रुपीज की आती है। तो हमने कहा सर, हमारी कॉस्ट 10 लाख नहीं बल्कि 28,90,000 मानी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने पास एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इस घर को रिकंस्ट्रक्ट किया। दो 2004-5 में फॉर रुपीज 15 lakhs। अब दोस्तों प्रॉब्लम सेम है। सोचिए 2004-5, 15 साल का गैप, 15 ईयर्स। ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है, सर इस 15 लाख की भी आज की डेट की वैल्यू निकालिए, जो मैं फिर से एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए 30 लाख रुपीस की है। तो दोस्तों अब जब मैं यहां से अपने पास अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटाऊंगा, तो क्या मैं यहां से 15 लाख रुपए घटा दूं? तो आप कहेंगे नहीं सर, 15 लाख तो हमने 2004-5 में स्पेंड किए थे, इनकी आज की वैल्यू 30 लाख रुपए है। तो दोस्तों इस तरह से 30 लाख रुपीस यहां से हमने माइनस कर दिए। बस ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉस्ट को आज की डेट पर कन्वर्ट किया गया, इसके लिए इनकम टैक्स ने एक नाम यूज किया। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया इंडेक्सेशन का, और इस कॉस्ट को हमने बुलाया इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हमने नाम दिया इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इस तरह से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को यहां से माइनस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी तो होंगे। 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेता हूं
एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हैं 3,10,000 रुपए के। तो यहां से मैं अपने पास अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर घटाने जा रहा हूं। सोचिए, क्या एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पर भी इंडेक्सेशन करना चाहिए? दोस्तों एक बार सोच कर देखिए, हम इंडेक्सेशन क्यों कर रहे हैं? इंडेक्सेशन का मतलब है पुराने पैसों की आज की डेट की वैल्यू निकालना। एसेट हमने पहले खरीदा था, पुराने जमाने में उसकी आज की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये तो हमने खर्च ही आज किया है, सेल के टाइम पर। इनकम टैक्स क्या कहता है बेटा, इस पर इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा। तो यहां से हमने घटाया 3,10,000, 76,90,000 रुपीज। और बस 76,90,000 रुपीज में से अब हम माइनस करेंगे अपने पास तो हमारे पास हमारा कैपिटल गेन आएगा 18 लाख रुपए। और ये कैपिटल गेन हमारे पास होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दैट इज LTCG। ये हमारे पास हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बीच का मेजर डिफरेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स किया जाएगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का कंसेप्ट नहीं होता। तो इस तरह से इंडेक्सेशन की वजह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में यह मेजर डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों आइए एक बार इसको भी हम अपने पास पीपीटी में देख लेते हैं। कैपिटल गेन वेयर द गेन अराइजेज इन रिलेशन टू अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की कैलकुलेशन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में हमने सबसे पहला डिफरेंस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लिया। और कैलकुलेशन कैसे की? सबसे पहले हमने ली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस किया एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद सेल, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। हमारे पास निकल कर आई नेट सेल प्रोसीड। फिर हमने लेस किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये हमारा कैपिटल गेन निकल कर आया। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आपको इसमें से एग्जम्पशन भी देनी पड़ सकती है, लेकिन अभी हमने एग्जम्पशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। एग्जम्पशन लेस करने के बाद ये जो कुछ भी हमारे पास बचेगा, यही होगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब आप मुझसे एक बात पूछेंगे, आप कहेंगे सर आप बार बार कह रहे हो इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन, ये तो बताओ ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली कैसे जाएगी? कौन बताएगा कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कितनी? भाई मैंने तो आपसे कहा कि एज्यूम कर लीजिए कि 2001-2 के 10 लाख, आज की डेट के 28,90,000। क्या ऐसी अजम्पशन को इनकम टैक्स वाले मानेंगे? तो नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट अजम्पशंस में नहीं चलता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी अजम्पशन नहीं मानेगा, उसे तो प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए। और आप चिंता ना करें, आपके लिए यह कैलकुलेशन लॉ मेकर्स ने करके दी है, और हमने एक फॉर्मूला दिया है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का। हमने कहा सर आप सबसे पहले निकालिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है। यह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाएगी? आसान है। आप यह बताइए कि आपने एसेट कितने का खरीदा। मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा, सपोज 9 लाख रुपए का, तो ये 9 लाख रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। लेकिन याद कीजिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा अकाउंट्स में बेसिक लेवल पर डेप्रिसिएशन पढ़ते हुए, मैंने एक घर खरीदा 9 लाख का,
और इसकी परचेज पर ऊपर से खर्चा हुआ 1 लाख का, मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई, जब मैंने खरीदा तो मैंने भी तो ब्रोकरेज दी होगी ना, 1 लाख रुपए ऊपर से खर्च हुए। इनकम टैक्स एक्ट कहता है बेटा 9 लाख का खरीदा, 1 लाख का खर्चा, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी 10 लाख रुपए। परचेज के एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट माने जाते हैं। तो आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से। फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कहिए या सेल कहिए, बात तो एक ही है। तो आप सबसे पहले लीजिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। बच्चों ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है मैं बताता हूं। महंगाई के बढ़ने का रेट अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे पता है मैं जितनी ज्यादा महंगाई बताऊंगा मेरा प्रॉफिट उतना कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर ऐसा नहीं हो सकता। महंगाई किस रेट से बढ़ रही है? इनकम टैक्स एक्ट ने कहा सर वो रेट आपको हम ही बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे नहीं कि महंगाई का रेट कितना, हम बताएंगे कि महंगाई का रेट कितना। तो दोस्तों कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें सरकार बताती है कि हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इस साल का क्या होगा। यह एक तरह से आप समझ सकते हैं कि महंगाई के रेट के हिसाब से निकाला हुआ रेट होता है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से सरकार हर साल का रेट बता देती है कि इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना, और इसको हमें डिवाइड करना है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को आगे से प्यार से हम CII बुलाएंगे, फॉर द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल में आपने एसेट खरीदा उसका CII डिनोमिनेटर में रखिए, जिस साल में बेचा उसका CII न्यूमिनेटर में रखिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। दोस्तों इस लैंग्वेज को थोड़ा सा लीगल बनाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने इस शब्द परचेज को यूज नहीं किया है, बल्कि इसकी जगह कहा है CII फॉर द ईयर इन विच asset is first held by the assessee। जिस साल में एसेट पहली बार आपके पास आया वो ईयर ऑफ परचेज ही तो होगा। तो आप परचेज कहिए या ईयर इन विच एसेट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी कहिए, बात एक ही है। उसका CII हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और ईयर ऑफ ट्रांसफर का CII न्यूमरेटर में रखेंगे। इसी तरह से हम अपने पास कैलकुलेशन करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, इसे हम आगे से प्यार से ICOA बुलाएंगे और इसको हम ICOI बुलाएंगे। ये होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और इसको हम डिवाइड करेंगे CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट से। बस ये जो कुछ भी होगा दोस्तों यही हमारे लिए हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का अमाउंट आएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आपके माइंड में सवाल उठ सकता है कि सर
ये सब कैलकुलेशन के लिए हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहां से मिलेगा? तो बच्चों, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप अपने मन से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, बल्कि यह कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें हर साल सरकार की तरफ से नोटिफाई किए जाते हैं। सरकार बताती है कि इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारे लिए कितना। तो इस साल हमारा जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो सरकार की तरफ से नोटिफाइड है 289। ये देखिए, ये हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। तो बच्चों, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की शुरुआत सरकार ने की 2001-2 से। 2001-2 को बेस ईयर माना गया और उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया गया 100। फिर 2002-3 में हमने ये माना कि महंगाई बढ़ी और 100 रुपए वाली चीज 105 की हो गई। 2003-4 में ये चीज 109 की हो गई, फिर 113, 117, 122, 129 और इसी तरह से बढ़ते 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 आज की डेट में 2019-20 हमारा CII है 289। मतलब जो चीज 2001-2 में 100 रुपए की थी वो आज की डेट में 289 रुपीस की हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए जैसा भी हमने अपने पास एज्यूम किया था कि मान लीजिए हमने एक घर 10 लाख रुपए का परचेस किया, तो आज की डेट की उसकी वैल्यू हम कितनी लें? हमने कहा था जी 10 लाख को ले लीजिए 28,90,000 रुपीज। तो बच्चों, ये 28,90,000 ऐसे ही आया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने मानी 10 लाख, इसको मल्टीप्लाई किया CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर से। ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने लिया CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 है और 2001-2 का CII है 100। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए 289 से, डिवाइड कीजिए 100 से। और इस टाइम वो चीज जो आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगी दोस्तों, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज अ मस्ट, उसके बिना कैपिटल गेन की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो मैंने कैलकुलेटर पे लिखा 10 लाख, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 289 से और डिवाइड करने जा रहा हूं 100 से। बस ये मेरे पास मेरे कैलकुलेटर में मेरी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। बच्चों, आप देख भी सकते हैं 28,90,000 रुपए। तो ये 28,90,000, इसीलिए मैंने ये एज्यूम किया था कि ये 28,90,000 का है। हर क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर, क्या हमें ये टेबल याद करनी होगी? तो अगर आप करना चाहें तो आपकी श्रद्धा है, आप इसे बिल्कुल लर्न कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें हमेशा क्वेश्चन में दिए जाते हैं। सिर्फ 2001-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्योंकि वो हमारा बेस ईयर है, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 2019-20 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बस 100 एंड 289 आपके लिए याद करना कंपलसरी है। बाकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको हमेशा एग्जाम में दिए जाएंगे। हां, यहां पर मैं एक बात बता दूं बच्चों, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पर हमारे पास हमारी बुक्स अवेलेबल होंगी, तो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किए हैं उन क्वेश्चंस में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बार बार इस बात को बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर परेशान ना हो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहां से मिलेगा। मैंने आपको आपकी बुक में, आपके नोट्स में यह कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की टेबल दी हुई है। आप इस टेबल को रेफर करके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देख सकते हैं और इन्हीं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पर हम अपने पास अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पास इस तरह से अपने क्वेश्चंस
करते हुए इस टेबल की हेल्प लेंगे। आइए अब हम अपने पास कॉस्ट इन्फ्लेशन, अब हम अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के अपने इन क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला सवाल जो हम अपने पास करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की टेबल यहां मैंने क्वेश्चंस के साथ भी आपके लिए दे दी है। आपकी बुक में भी ये टेबल है, आप इसको रेफर करके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मिस्टर राजू परचेज्ड अ हाउस ऑन 28th June 2004 फॉर रुपीज 1,41,250 ₹1,41,250 and paid 12,995 for getting the property registered in his name। बच्चों, जैसा मैंने भी आपको बताया, एसेट को खरीदने का खर्चा एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए कितनी आएगी? वो होगी 1,41,250 प्लस 12,995। तो हमारे पास हमारी कॉस्ट आ रही है 141,250 प्लस 12,995 इज इक्वल्स टू 1,54,245 रुपए। आगे हमें बता रहे हैं, इन्होंने 15 जून 2005 को इस पर इंप्रूवमेंट भी कराई। बच्चों, ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1,16,415 रुपए। उसके बाद इन्होंने इस घर को बेच दिया 15 लाख रुपए में और कमीशन दिया है 25,000 रुपए का। आपको इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स निकालकर बतानी है। आइए, तो ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमारा फॉर्मेट क्या होगा। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। दोस्तों, हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, प्रीवियस ईयर है 2019-20। सबसे पहले हमें लेनी है ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, या कह लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमने यह घर बेचा है 15 लाख रुपए का। लेस करना है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को। हमें 25,000 रुपए के गिवन है। 14,75,000 रुपए, यह है हमारे पास हमारी नेट सेल प्रोसीड्स। अब हम यहां से लेस करेंगे अपने पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड। फिर यहां से लेस किया जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को, और बस ये हमारे पास आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। अब दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें दी हुई है 1,54,245। हमने यह घर खरीदा था 28 जून 2004 को। इसका मतलब सन 2000
2004-5 का CII अगर आप देखें हमें दिया हुआ है 113, तो 154,245 मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 113, ये आ जाएगा हमारे पास 3,94,485। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,16,415। हमने इंप्रूवमेंट कराई है इन द ईयर 2005-6 और 5-6 का CII है 117, तो 116,415 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 117, यह आ जाएगा 287,555। बस माइनस कर लीजिए 14,75,000 रुपए में से ये दोनों अमाउंट्स, तो हमारे पास हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा दोस्तों 7,92,960, 7,92,960 रुपीस। ये हमारे पास हमारी कैलकुलेशन हो गई हमारे कैपिटल गेन की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर अमर परचेज्ड अ हाउस इन 2001-2 फॉर रुपीज 5 lakhs। ये हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 5 लाख रुपए। घर इन्होंने खरीदा है 2001-2 में, और अभी हमने डिस्कस किया 2001-2 का CII 100 है। आगे देखिए इन्होंने 2,82,500 खर्च किया 2004-5 में, 30 लाख खर्च किया दोस्तों 2012-13 में। ये दोनों हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। सोचिए एक पर्सन अपने हाउस पर कितनी बार इंप्रूवमेंट करा सकता है, तो आंसर इज n नंबर ऑफ टाइम्स। आपका अपना घर है, जितनी बार चाहे इंप्रूवमेंट कराएं, इनकम टैक्स वाले आपको रोकेंगे नहीं। ऐसे में हम इन सभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की आपको डिडक्शन देने को तैयार हैं और इन सभी पर इंडेक्सेशन भी किया जाएगा। ऐसे में हमने अपने पास 2004-5 में इंप्रूवमेंट कराई है दोस्तों 282,500 की, और 2012-13 में इंप्रूवमेंट कराई है 30 लाख की। ध्यान से देखिए 2004-5 का CII 113 है और 2012-13 का हमें दिया हुआ है 200। तो दोस्तों बस सेम फॉर्मेट हमें अपने पास हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। स्टेटमेंट शोइंग computation of income under the head capital gains for assessment year 2020-21। तो सबसे पहले आपको लेनी है ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, लेस करना है यहां से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को,
ये आ जाएगी नेट सेल प्रोसीड्स। फिर आप यहां से लेस करेंगे अपने पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को। ठीक है, तो हमारे पास हमारी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स आ गई हैं 80 लाख रुपए की। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 289 एंड डिवाइडेड बाय 100। यह आ जाएगा 14,45,000 रुपीज। और ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें दो दी जाइए हैं, इन दोनों को यहां से लेस करना होगा। पहली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें क्वेश्चन में बताई जा रही है 282,500, मल्टीप्लाई कीजिए 289 से, डिवाइड कीजिए 113 से। और दूसरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें दी हुई है 30 लाख रुपीस की, मल्टीप्लाई कीजिए 289 से और डिवाइड कीजिए 200 से। यह आ जाएगा 7,22,500। और यह आ जाएगा 43,35,000 रुपीज। 50,57,500 रुपीज। दोस्तों, क्वेश्चन को अगर हम एक बार दोबारा से देखें तो हमें यहां पर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी बताए गए हैं। हमें बताया गया है हम ब्रोकरेज पे करते हैं 2.5% की, 2.5%। अब ये 2.5% किसका? तो आंसर है सेल प्रोसीड का। हमने जरूर इस 80 लाख का 2.5% मतलब 2 लाख रुपए की ब्रोकरेज दी होगी। तो यहां हम अपने पास एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कर देंगे 2 लाख रुपए, 80 लाख का 2.5%। तो इस तरह से नेट सेल प्रोसीड आ गई 78 लाख रुपीस। और इस 78 लाख में से हम अपने पास माइनस करेंगे 14,45,000 और 50,57,500। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 12,97,500 रुपीस का। 12,97,500 रुपीस। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपने पास अपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस करके कैलकुलेशन कर ली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब यहां पर जो बात बहुत समझने वाली है, ध्यान देने वाली है, वो ये कि जरूरी नहीं है कि घर के अंदर इंप्रूवमेंट एक ही बार हो। घर के अंदर इंप्रूवमेंट मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। और जब आप मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट करेंगे ना, तो याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम इंप्रूवमेंट के केस में हमारे पास हमें हर इंप्रूवमेंट को अलग अलग इंडेक्स करके उसको ऐड करके अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैलकुलेट करनी होगी। और इस टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से आगे हमें अपने पास कैलकुलेशन कर दिखानी होगी। आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मिस्टर ए परचेज्ड अ हाउस इन 2001-2 फॉर रुपीज 4,50,000। बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपको इंडेक्स करना होगा। 4,50,000 का परचेज किया है 2001-2 में। ये बेस ईयर है, CII आपको याद होना चाहिए 100। इसके बाद इन्होंने 3,95,500 खर्च किए 2004-5 में, 3,09,600 खर्च किए 2006
7-8 में, 7,48,000 20 खर्च किए 8-9 में, 11,84,000 खर्च किए 9-10 में, 7,51,500 खर्च किए 10-11 में, और 23,11,040 खर्च किए 2011-12 में। तो हमारे पास इंप्रूवमेंट नंबर 1, इंप्रूवमेंट नंबर 2, इंप्रूवमेंट नंबर 3, इंप्रूवमेंट नंबर 4, इंप्रूवमेंट नंबर 5, इंप्रूवमेंट नंबर 6। इन्होंने घर में 6 बार इंप्रूवमेंट कराई। लेकिन बच्चों याद रखना, यह घबराने की बात नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो है, तो कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद बता रहे हैं कि इन्होंने इस घर को बेचा 1,30,00,000 रुपए का और ब्रोकरेज दी 2.5% की। तो बस हमारा तो सेम फॉर्मेट है, हमें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चों कैपिटल गेन बहुत आसान है, बहुत इजी। बस इतना समझ लीजिए, हमारे कोर्स का सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो वो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन के क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना होता, इट इज वेरी वेरी सिंपल। इट इज जस्ट लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट, सेम मेथड। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग computation of income under the head capital gains for assessment year 2020-21। सबसे पहले लीजिए ग्रॉस सेल प्रोसीड्स या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमें क्वेश्चन में बताई जा रही है 1,30,00,000। बच्चों यहां से लेस कीजिए इन एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, सॉरी आई एम सॉरी, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। और ध्यान से देखिए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में बताए जा रहे हैं 1,30,000 का, सॉरी 1,30,00,000 का 2.5%। तो 1,30,00,000 इंटू 2.5% इज 3,25,000 रुपीज। ये आ जाएगी हमारे पास नेट सेल प्रोसीड्स 1,26,75,000 रुपीज। अब हम यहां से लेस करेंगे अपने पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्वेश्चन में हमें अपने पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताई गई थी 4.5 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 100। 13,500,000 रुपीज। और फिर हम यहां से लेस करेंगे अपने पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बच्चों 6 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहां पर इंडेक्स करके लिखूंगा, बहुत ज्यादा स्पेस लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वहां पे सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं, माइनस कर देंगे। बस ये जो कुछ भी निकल कर आएगा ना, यही होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ध्यान से देखिए, वर्किंग नोट,
कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बच्चों क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताया जा रहा है इन्होंने इंप्रूवमेंट की है 3,95,500 की इन 2004-5। तो हमारे पास 3,95,500 2004-5 CII इज 113 मल्टीप्लाई कीजिए 289 से, डिवाइड कीजिए 113 से। दूसरी इंप्रूवमेंट इन्होंने करी है 3,09,600 रुपीज की। CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 289 डिवाइडेड बाय इंप्रूवमेंट कराई गई है 2007-8 में, CII है 129। तीसरी इंप्रूवमेंट इन्होंने कराई है 7,48,020 रुपीज की। मल्टीप्लाई कीजिए 289 से और डिवाइड कीजिए 2008-9 का CII जो हमें बताया जा रहा है 137 है। फिर उसके बाद इन्होंने इंप्रूवमेंट कराई है 11,84,000 रुपीज की। मल्टीप्लाई कीजिए CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 और डिवाइड कीजिए CII फॉर 2009-10 148। बच्चों नेक्स्ट इन्होंने 7,51,500 रुपीज की इंप्रूवमेंट कराई है। मल्टीप्लाई कीजिए 289 से और डिवाइड कीजिए 2009-10 का CII, सॉरी 7,51,500 2010-11 में इंप्रूवमेंट कराई है और 2010-11 का CII है 167। और सिक्स्थ इन्होंने इंप्रूवमेंट कराई है 2011-12 में। 2011-12 में इंप्रूवमेंट कराई है 23,11,040 रुपीज। मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 2011-12 में 184। तो दोस्तों अब कैलकुलेटर की मदद लेने का वक्त आ चुका है। 3,95,500 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 113 10,11,500 रुपए। 3,09,600 इंटू 289 divided by 129 is equals to 6,93,600। 7,48,020 multiplied by 289 divided by 137, 15,77,940 rupees। 11,84,000 into 289 divided by 148, 23,12,000 rupees। 7,51,500 multiplied by 289 divided by 167, 13,500 rupees। और लास्ट 23,11,040 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 184, 36,29,840। टोटल आएगा 1,05,25,380। बस यही है हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसको पोस्ट कर दीजिए हमारे सॉल्यूशन में। 1,05,53,000
380। 8,49,120। 8,49,120। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने पास अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इन क्वेश्चंस को बनाने का पर्पस, इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अभी क्वेश्चंस किए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इस टाइप के क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। इन क्वेश्चंस को बनाने का बस एक ही पर्पस है और वो ये कि किसी तरह से आपको बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हो सके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने की। आपका फ्लो बन सके दोस्तों वर्किंग नोट्स पर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंप्रूवमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो यहां पर 10 बार इंप्रूवमेंट कराया गया है। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, कैलकुलेशन से क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, ज्यादा प्रोविजंस डालने से होता है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, हमें अपने पास इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही तो निकालनी है। इन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा 289 से, डिवाइड करना होगा 2001-2 का CII 100, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 289 से, डिवाइड कीजिए रेस्पेक्टिव ईयर के CII से, तो 289 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए और इनका जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट CII है उससे डिवाइड करते चले जाइए। दोस्तों आप सभी के पास कॉस्ट इंप्रूवमेंट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की टेबल अवेलेबल है। हमें सिर्फ इस टेबल से देखकर वैल्यूज पुट करनी है। 2001-2 हमें याद होना चाहिए 100, 2004-5 113, 2005-6 हमारे पास है 117, 2007-8 हमारे पास है 129, 2009-10 हमारे पास है 148, 2011-12 हमारे पास है 184, 2013-14 2013-14 is 220, 2015-16 is 254, 2016-17 is 264 और 2018-19 is 280। बस यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, सबको जोड़ लीजिए, टोटल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल लीजिए। 1 करोड़ रुपए में हमने इसको बेचा है 2.5% के हिसाब से, 2.5 लाख रुपए हमने अपने पास एक्सपेंसेस इनकर किए हैं इंप्रूवमेंट पर। यहां से हम अपने पास कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास हमारा कैपिटल गेन कितना। दोस्तों बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमने अपने पास 10 बार इंप्रूवमेंट कराई है, ठीक है। और बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने 12 बार इंप्रूवमेंट कराई है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं होंगी, आपके पास इंप्रूवमेंट के जो केसेस होंगे वो मुश्किल से 1-2 बार ही इंप्रूवमेंट कराया जाएगा। लेकिन इतनी बार इंप्रूवमेंट देने का पर्पस दोस्तों प्रैक्टिस। एक बार अगर आपको इसके ऊपर जबरदस्त कमांड हो गई तो आपको हमारे मेन क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप अपने पास इन क्वेश्चंस की जरूर 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 प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन मैंने करा दिए वो भी दोबारा करके देखें। इन क्वेश्चंस की जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको आगे की बातें बेहतर तरीके से समझ में आ पाएंगी, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस हो गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के। ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास हमारे आगे के कंसेप्ट्स कैपिटल गेन के शुरू होने जा रहे हैं। आज की क्लास के लिए हम अपने कंसेप्ट को यहीं रोकते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। इन सभी कंसेप्ट्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय बाय।